अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। और हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, अच्छी थॉट के साथ, ताकि हमारा जो पूरा दिन है वो अच्छा गुजरे। तो आज की अच्छी बात यह है कि अल्लाह ताला ने जब हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं कि सारी कायनात भी मिलकर शुमार करना चाहे उन नेमतों का तो हम नहीं कर सकते। तो हमें हर तरह से चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं हम उन पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हों और उसकी बनाई हुई चीज़ों में खामियां ना निकालें, अल्लाह ताला से शिकवा ना करें, उसकी तमाम दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। तो अल्लाह ताला की क्योंकि तख्लीक करदा हर चीज़ किसी भी नेमत से कम नहीं है और कोई भी चीज़ वो कहते हैं ना कि बेकार नहीं है। तो बहुत सी नेमतें हैं हमारे पास, हम सबको चाहिए कि हमें उन नेमतों का शुक्र अदा करना है, ताकि जब आपके अंदर शुक्रगुजारी होगी, आपके अंदर कहते हैं ना कि आप हद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते अपनी डिमांड्स में। तो जब आप शुक्रगुजारी करेंगे, अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों पर तवक्कुल करेंगे, तो आप यकीन करें कि ज़िंदगी सहल भी होगी और ख़ूबसूरत भी होगी और अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा। जब अल्लाह ताला खुश होगा तो ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती जाएंगी और आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले बनेंगे। इसी बात के साथ हम शो का आगाज़ करेंगे और आज मौसम पर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले लाहौर की बात करते हैं। लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत अगर बात की जाए तो 8 रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जबकि लाहौर में अब सर्दी में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो चुकी है। इसके बाद अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और आज इस्लामाबाद में भी सूरज निकला हुआ है, सर्दी में कमी आती जा रही है। अगर कराची की बात की जाए तो आज 16 डिग्री कम से कम दर्जा हरारत रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और सनी डे आज वहाँ पर अच्छा खासा है, सूरज निकल चुका है। पेशावर की बात की जाए तो पेशावर में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। पेशावर के बाद आपको आगाह करेंगे कोयटा की सूरत हाल से। तो कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड अभी भी पारा है और कोयटा में खासी ठंड अभी भी मौजूद है। लेकिन कोयटा वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि सूरज निकल आया है तो बहुत सारे काम हो सकेंगे, बर्फ़ कुछ पिघल सकेगी और जो ठंड थी शदीद उसमें भी कमी आएगी। आज़ाद कश्मीर में भी पारा -1 है, वहाँ पर भी सूरज निकलने की वजह से जो कमी आ रही है सर्दी में वो अब आना शुरू हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो ये तो थी मौसम की सूरत। तो मौसम के हवाले से अपना डे प्लान करें और साथ साथ हमारा शो देखते जाइए, अपना नाश्ता एंजॉय कीजिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं और कुछ ज़रा क्रिकेट का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट है और ख़ास तौर पर लाहौर में पूरे पाकिस्तानी खासे पुरजोश हैं। बात करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं दुआ मिर्ज़ा, साथ साथ हमें याया हुसैनी साहब जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं शो में। तो सबसे पहले दुआ ज़रा ये बताइएगा कि आज के मैच की क्या तैयारियाँ हैं और कल के मैच जीतने के बाद क्या एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा बढ़ चुका है? जी रमशा, ये जिंदा दिलाने लाहौर हैं और कल भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल था। सुबह दोपहर 2 बजे का टाइम था मैच का, लेकिन 9 बजे से ही लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया था और पूरी फैमिलीज यहाँ पर आई थी। इंतजामात बेहतरीन थे, सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। आज भी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई है। 4 लेयर्स में सिक्योरिटी को जो है वो बांटा गया है, मैनुअल सिक्योरिटी भी है, इसके अलावा सेफ सिटी कैमरों से भी जो है वो मॉनिटरिंग जारी है। पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है। और अगर बात की जाए लाहौरियों की तो वो मेहमान नवाज है। जहाँ वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते कल नजर आए तो वहीं बांग्लादेश के झंडे भी लहराते नजर आए। अपनी मेहमान टीम को भी उन्होंने खूब सपोर्ट किया और स्टेडियम में भी जब बांग्लादेश की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया तब लाहौरी जो है वो उनके हक में भी नारे लगाते रहे और ये बताते रहे कि जिंदा दिलाने लाहौर है। तो आज कल हमने देखा कि जब हमने कल लोगों से बात की तो जब शोएब मलिक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो लोगों का कहना था कि वो आज लाजमी मैच देखने आएंगे और अब से कुछ देर बाद ही जो है वो लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आपको ये बताएं कि जिनको टिकट्स नहीं भी मिली वो कल कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर खड़े होते हुए नारेबाजी करते रहे और सपोर्ट करते रहे कि लाहौर में वो मौजूद है। और कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर एक्साइटमेंट का लेवल जो था वो आखिर तक हमने देखा और आज भी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे
और सीरीज अपने नाम कर ले। तो आज भी शोएब मलिक से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और बाबर आजम से स्पेशली आज बहुत उम्मीद है कि आज वो परफॉर्म करके ही वापस ठीक है, बहुत शुक्रिया दुआ मिर्जा, आप हमें अपडेट कर दी। यकीनन आप मैच बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगी, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बिल्कुल मैच एंजॉय कीजिए। हम आपसे फिर भी अपडेट्स लेंगे। हमें याया हुसैन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो याया भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी रमशा, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल मैं ठीक ठाक। ऐसा हम ये जो हम बात करते हैं T20 की, क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कल के मैच को आपने कैसे देखा? क्योंकि हमने देखा कि आखिरी इस ओवर में जो है वो सारा स्कोर चेज हुआ है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस मैच को कल के? रमशा, सबसे पहले तो आपकी जो कॉरेस्पॉन्डेंट थी दुआ कदाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर से बात कर रही थी। जी जी। आई डोंट नो कि वो इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं या नहीं है। मैं उनसे ज़रूर पूछता कि दुआ कह रही थी कि लोग जो हैं बड़ी तादाद में स्टेडियम के बाहर मौजूद थे जिनको टिकट नहीं मिला था और वो जो है बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे थे। तो वो कौन लोग थे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि स्टेडियम तो कल खाली पड़ा हुआ था और वो क्या तो उन्होंने टिकट ही नहीं खरीदा था, तो शायद वो लोग खड़े हों। खैर ये तो एक अलग बात थी। बट जहाँ तक आप मैच की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि T20 की तारीख का एक बोरिंग तरीन मैच था जो कि कल खेला गया। इसमें कोई शक नहीं, जो आपने बात की कि सिक्योरिटी के शानदार इंतजामात थे और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने अपनी जॉब को डन किया और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के हवाले से उन्होंने अपने काम को जो है बड़े शानदार अंदाज में पाए तकमील तक पहुंचाया। लेकिन अगर मैच की हम बात करते हैं तो बोर इस एतबार से मैच था कि आप T20 मैच चाहे ग्राउंड में बैठकर देखें चाहे स्टेडियम जाकर देखें, आप चाहते हैं कि छक्के लगें, चौके लगें, लेकिन ऐसा कल हुआ नहीं। कल बड़ी बोरिंग बैटिंग की बांग्लादेश के बैट्समैनों ने। कल उन्होंने जो है अपनी इनिंग में कोई 13 चौके मारे, 3 छक्के उनकी इनिंग में शामिल थे। फिर पाकिस्तान की इनिंग में कोई छक्का नहीं लगा। 15 चौके पाकिस्तान की इनिंग्स में लगे, 5 विकेटें पाकिस्तान की गिरी, 5 विकेटें श्रीलंका की गिरी। मैच की वाहिद सेंचुरी शोएब मलिक ने बनाई जिस तरह आपने बताया। लेकिन पिच के हवाले से बड़ी बात हो रही है कि जी बहुत ही डेड पिच थी और इस तरह की पिच जो है वो T20 क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के रिवाइवल के हवाले से ये एक अहम सीरीज है और पाकिस्तान टीम कल मैं अगर ये कहूं कि ठीक है पेपर के ऊपर हम जीते हैं, लेकिन बांग्लादेश की टीम ने जो है हारने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं थी। उनके कप्तान ने एक तो महमूदुल्लाह ने कप्तानी इतनी अच्छी नहीं की, फिर दूसरी तरफ उनकी फील्डिंग बहुत खराब थी। 141 रन आपने स्कोर बोर्ड पर लगाए हुए हैं और आप इस तरह की पैथेटिक किस्म की फील्डिंग करेंगे। उनके बॉलर्स ने बड़ी वेवर्ड बॉलिंग की। अगर वो डिफरेंट अंदाज में बॉलिंग करते तो शायद मेरा ख्याल है फील्डिंग में जान मारते, तो मेरा ख्याल है नतीजा मुख्तलिफ हो सकता। तो ये जो जितनी मुश्किल से बांग्लादेश की ऐसी कारकर्दगी के बाद भी इतनी मुश्किल से पाकिस्तानी टीम जीती है, आगे अब जो नेक्स्ट दौरा है वो जनूबी अफ्रीका की टीम भी कर रही है याया, तो कैसे देख रहे हैं आप अब उस टीम के हवाले से? क्या हमारी जो करंट टीम है इतनी कैपेबल है और तैयार है उनको फेस करने के लिए, या फिर वही होगा कि मार पड़ रही होगी? नहीं, अभी बांग्लादेश के दौरे से पहले आज का मैच है और उसके बाद डे आफ्टर टुमारो मंडे को एक और मैच है। तो अभी ये 2 मैच बाकी हैं और इतने आसान मैच है नहीं है और बांग्लादेश की टीम केपेबल है कि वो सीरीज में बाउंस बैक कर सकती है। और आप जो अपनी टीम की बात कर रही हैं, देखें हम एक बार फिर पुराने खिलाड़ियों को वापस लेकर आए, शोएब मलिक को वापस लेकर आए हैं। उन्होंने कल 58 रन की इनिंग खेली। जून 2018 के बाद उन्होंने T20 क्रिकेट में निफ सेंचुरी स्कोर की, 5वां मैन ऑफ द मैच उन्होंने लिया। हफीज ने कल 3 चौके मारे, अच्छे टच में लग रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो आउट हुए। लेकिन फिर बात दरअसल ये कि हम जो ये बात करते हैं कि नौजवान खिलाड़ियों की इस टीम को जरूरत है, यंग गन्स की इस टीम को जरूरत है। आप शोएब मलिक की कारकर्दगी निकाल दें तो फिर आप कहाँ स्टैंड करते कल के मैच में? कल आपके कप्तान दागे मुफारिकत दे गए, जिस तरह आपने बताया कि अकाउंट ओपन किए बगैर वो आउट हुए। तो बात यही है कि हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड। तो बहरहाल हमारी जो निगाहों का महवर है वो पुराने ही खिलाड़ी है। नए खिलाड़ी मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल फारिग हैं, लेकिन नए खिलाड़ी आपको उस वक्त अच्छे लगेंगे जब वो आपको मैच जिता कर देंगे, मैच विनर बनेंगे। आपको नए खिलाड़ी नहीं चाहिए, आपको मैच विनर्स चाहिए। लेकिन अगर आप ये कह रही हैं कि आपकी टीम बन गई है बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच जीतने के बाद, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी इसके इम्तिहान और बहुत है। बाबर आजम को एज कैप्टन कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कल भी हमने देखा कि उनकी कोई खासी परफॉर्मेंस, बल्कि परफॉर्मेंस ही नहीं रही, और फिर आगे टीम को मैनेज करने के हवाले से और इन ग्राउंड आपने कैसा उनको देखा? देखें, कप्तान का और वो जो कहते हैं ना कि बाकी जो आपके बगोने होते हैं जिसमें आप खाना बनाती हैं,
उसमें फ़र्क ये होता है कि जब वो प्रेशर आता है ना तो ढक्कन उड़ जाता है, लेकिन प्रेशर कुकर में और बाकी बर्तनों में फ़र्क ये होता है कि जब प्रेशर आता है तो वो प्रेशर कुकर का ढक्कन जो है ना वो ऊपर हो जाता है, एक सीटी सी निकलती है। तो अभी बाबर आजम की खासतौर पर पाकिस्तान में कारकर्दगी एज ए कैप्टन आप बात कर रही हैं, पहला मैच कल वो खेल रहे थे, लेकिन लाहौर में आखिरी 4 मैच इंक्लूडिंग गुज़िश्ता रोज का जो मैच था मिलाकर वो कुछ ज़्यादा अच्छे टच में नहीं आना कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 2 मैचों में 2 सेंचुरियां स्कोर की थी। लेकिन अगर मैं कदाफी स्टेडियम लाहौर में श्रीलंका के खिलाफ उनकी कारकर्दगी देखूं, 3 मैचों में 43 रन उनके क्रेडिट पर थे, कल वो 0 पर आउट हुए। और कप्तानी कल उन्होंने बुरी नहीं की, कप्तानी उन्होंने अच्छी की, बॉलिंग चेंजेस उनकी अच्छी थी। लेकिन अगर आप ये कह दें कि जी बाबर आजम ट्राई एंड टेस्टेड, बस उनको आप क्लीन चिट दे दें, थम्स अप दे दें, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जल्दी नहीं करूंगा। अच्छा, ये जो बात हम कर रहे हैं सिलेक्शन के हवाले से, जरा पीछे जाएं तो मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल नहीं किया गया, क्या लगता है आपको, ज्यादती हुई है, जस्टिफाइड है? आमिर को ड्रॉप किया गया, बिल्कुल ठीक किया गया। और आपकी जो इस वक्त बॉलिंग है, इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी हैं, इस वक्त हारिस रऊफ हैं, इस वक्त हसनैन है, फिर बाहर जो है अमाद बैठे हुए हैं, मूसा बैठे हुए हैं, वहाब रियाज को आपने नहीं लिया, आमिर को आपने नहीं लिया, तो फैसला आपने ठीक किया, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है। अगर आमिर जो है वो सिलेक्टेड मैचेस खेलेंगे, अगर आमिर कहेंगे मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, तो बस ठीक है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये तय करना चाहिए। और इस वक्त तो आपके पास ऑप्शन है, इस वक्त आपकी बॉलिंग की बेंच स्ट्रेंथ जिस वक्त जिस अंदाज में काम कर रही है, विदाउट आमिर भी आप पाकिस्तान टीम के बारे में सोच सकते हैं। और आमिर ने कौन से इतने झंडे गाड़ दिए हैं, एक वो बांग्लादेश में उन्होंने T20 मैच में 3 आउट किए थे, एक उन्होंने ICC चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 के फाइनल में ओवल के मैदान पर 3 आउट किए थे। उसके अलावा आप मुझे उनकी कारकर्दगी बता दें कि उनकी अगर कोई कारकर्दगी है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ठीक है उन्होंने 6 आउट किए, लेकिन पाकिस्तान के लिए जब से वो वापस आए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 साल की पाबंदी के बाद, कोई ऐसी हैरानकुन खास क्या वजह है कि अगर T20 में भी पाकिस्तान की या अगर PSL की बात की जाए तो PSL में खासी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं आमिर, और अगर इंटरनेशनल मैचेस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस वैसी नहीं हो पाती, क्या वजह है? क्या कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो चुका है या कोई और वजह आप देखते हैं? देखिए रमशा, आमिर ना तो नई बॉल से विकेट ले रहे हैं, आमिर ना पुरानी बॉल से विकेट ले रहे हैं। जो नई बॉल का बॉलर होता है वो आपको विकेट नहीं लेकर देगा तो फिर कैसे काम चलेगा। और जितना प्यार, जितना खुलूस, जितनी चाहत हमने मोहम्मद आमिर को दी है, शायद हम काश बाकी बॉलर्स को दे लेते, जुनैद खान को दे देते, सोहेल तनवीर को, मोहम्मद इरफान को, उस्मान खान शनवारी को, तो मेरा ख्याल है कि शायद आज हम कहीं और स्टैंड करते। अब आई डोंट नो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो टॉप ऑफिशियल हैं, बोर्ड के सरबराह चेंज हो जाते हैं, लेकिन आमिर के लिए मोहब्बत, चाहत वही रहती है। टीम मैनेजमेंट जो भी आती है वो कहती है आई वांट आमिर, तो इस तरह तो नहीं चलेगा। कैसा समझते हैं कि आप कह रहे हैं ना कि आमिर को सबने बड़ा प्यार दिया और बड़े फेवरेट भी रहे और बड़ा उनको जो है ना वो बकअप भी किया गया, लेकिन क्या जुनैद खान को नेग्लेक्ट कर दिया गया, या फिर क्योंकि जब उनको वर्ल्ड कप के दौरान ड्रॉप किया गया तो फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए, तो अब जुनैद खान खेल रहे हैं, नाराज़ हैं, या उनकी परफॉर्मेंस को कैसे जज करेंगे? जुनैद खान तो मेरे ख्याल है रमशा बहुत पीछे चले गए हैं, और जुनैद खान को आपने वर्ल्ड कप में ड्रॉप करके उनका दिल तोड़ दिया। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेल रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि क्योंकि वो बेसिकली पाकिस्तान से ज़्यादातर वनडे क्रिकेट खेले, टेस्ट क्रिकेट में आप उनको कंसीडर कर नहीं रहे, T20 क्रिकेट आप उनको खिलाते नहीं हैं। अब भी पाकिस्तान सुपर लीग में वो आपको खेलते हुए ज़रूर दिखाई देंगे, लेकिन वो अपनी क्रिकेट तो ज़रूर खेल रहे हैं, लेकिन जुनैद खान बहुत पीछे चले गए हैं। अब नए बॉलर बहुत आ गए हैं, नसीम शाह है, उभरते हुए फास्ट बॉलर है, मूसा इस टीम के साथ एसोसिएट हैं, हसनैन बहुत तेज़ गेंद डालते हैं, हारिस रऊफ नई फाइंड है, तो आपके पास फास्ट बॉलर अच्छे हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि अगर आप बॉलर्स को सही अंदाज में इस्तेमाल करेंगे, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को सही अंदाज में यूटिलाइज करेंगे, तो यही बॉलर्स आपके काम आएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो जैसे कि हमने आगाज़ किया था अपने शो का कि शुक्रगुजारी होनी चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और जब आपके अंदर शुक्रगुजारी होगी, आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना फैक्ट्स एंड फिगर्स की, तो बहुत सारी दफ़ा हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऐसी बेशबहा नेमतें हैं जो किसी और के पास नहीं है, और मसला ये है कि हम हमेशा अपने से ऊपर की तरफ देखते हैं, अपने से ऊपर और बेहतर लोगों को देखते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है। हमें उनको देखना
है, बेहतर करना है अपनी ज़िंदगी को, लेकिन उनको देखते हुए ये नहीं सोचना कि ये अगर ऐसा है तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है और मुझे ये सब चाहिए। आप उसकी कोशिश कीजिए, लेकिन साथ साथ जो आपके पास मौजूद है आप उसमें शुक्र करना सीखिए। और जब आप अपने नीचे से लोगों को देखते हैं, अपने नीचे तबके के लोगों को देखते हैं, तो फिर आपको एहसास होता है कि आप उन सबसे कितने बेहतर हैं, आपको अल्लाह ताला ने कितनी बेशबहा नेमतों से नवाजा है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं। तारुफ कराती चलूँ, मुझे मखदूम शहाबुद्दीन ज्वाइन कर रहे हैं जो कि एंकर पर्सन है, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से मसूद रज़ा जो कि सीनियर एंकर पर्सन हैं। तो तमाम लोगों से बात करेंगे और आगाज़ करते हैं शहाब से, क्योंकि शहाब आपने जो एक वीडियो बनाई खासी वायरल हुई और बड़ा क्लिक की, क्योंकि एक तो पॉजिटिव बात फैलाना आजकल बड़ा मुश्किल काम है। नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा जल्दी प्रमोट हो रही है, नेगेटिव चीज़ें, या हम कहते हैं ना कि आप ऐसी चीज़ बना दो जो फ़ौरन से वायरल हो जाए, हो भी जाती हैं। क्या थॉट आई, किस तरह से बनाया, और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने शेयर किए कि इतने पाकिस्तान की अगर बात की जाए ख़ास तौर पर तो करोड़ों लोगों से बेहतर है, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। कितने ये फैक्ट्स एंड फिगर मुस्तनद हैं और क्या आइडिया आया, कैसे थॉट आई, क्या मकसद था बुनियादी इसको बनाने का? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और एक बहुत ही अहम टॉपिक है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस होना चाहिए और नहीं होता, और यही बेसिक मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए कि, और असल चीज़ से जिसने मुझे फोर्स किया, क्योंकि ये चीज़ हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हाईलाइट हो रही थी। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए कि हम कितने प्रिविलेज्ड हैं और हमें कितनी इन तमाम तर मसाइल, आटे का बहरान ले लें, महंगाई ले लें, तमाम तर मसाइल का हम रोना रोते हैं, वो बिल्कुल तनकीद हमारी जायज़ है और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हम करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे। लेकिन इस सब सारे प्रोसेस के अंदर हम मुआशरे के अंदर एक मायूसी और एक अजीब सी कैफियत है जिसमें लोगों को लग रहा है कि शायद उनके पास कोई सहूलत नहीं है, शायद वो इंतहाई पिसे हुए तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक मुझे हुआ कि लेट्स हैव सम रिसर्च ऑन इट, और इसमें थोड़ा सा आप इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स देख लें, अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देख लें, पॉवर्टी इंडेक्स देख लें, और बहुत सी इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, तो उसमें बहुत इस तरह के होशरुबा आदाद शुमार हैं कि इंसान उन्हें पढ़ के शुक्र अदा करता है और आपको अंदाज़ा नहीं है कि छोटी छोटी जो आपके पास चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, और बहुत ऐसी नेमतें और ऐसी चीज़ें जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं आम हालात में, वो दुनिया की कितने बड़े हिस्से और कितनी बड़ी आबादी जो है उसे मुयस्सर नहीं है। तो असल मकसद मेरा यही था कि इस चीज़ को लोगों के सामने रखा जाए, और इसके लिए मैंने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, क्योंकि हमें मुआशरे में सिर्फ मायूसी नहीं फैलानी, हमें ऑप्टिमिज्म भी फैलाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शहाब, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो वो अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे भी और आपसे पूछेंगे कि भी वो क्लिप था क्या, उसमें भी बात करोगे, लेकिन मैं शामिल कर लेती हूँ मसूद को भी। मसूद, बड़ा मसला ये है कि एक तो हम थैंकफुल नहीं हैं, शुक्रगुजार नहीं हैं, ना सिर्फ अल्लाह ताला के बल्कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों के भी नहीं हैं, और फिर ना हमें उन नेमतों का शुक्र अदा करना आता है। हमें सिर्फ ये तो सवाल करना आता है कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास देखो उसने ऐसी घड़ी पहनी हुई है, मेरे पास तो नहीं है, उसकी ऐसी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। ऑल्दो मैं खुद गाड़ी में ट्रैवल कर रही होंगी, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगी। जी, इंसान जल्दबाज अल्लाह ताला ने इसको बनाया है, और ये बहुत जल्दी अच्छाई की तरफ भी जाता है और बहुत जल्दी बुराई की तरफ भी माइल हो जाता है। शुक्रगुजारी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज इस अहम तरीन मौजू पर मुझे बोलने का मौका दिया है। शुक्रगुजारी है क्या, हम बचपन से सीखते हैं, अगर कोई आपके साथ अच्छा बर्ताव करे तो आप उसका शुक्रिया अदा करें, उसको कहें थैंक यू, शुक्रिया। मगर क्या ये सिर्फ दो लफ्ज हैं अंग्रेजी में या उर्दू में? अगर ये चीज़ हम समझाने में कामयाब हो जाए तो शायद लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से माशरे को देखने लगें। शुक्रगुजारी दरअसल लफ्ज़ों का नाम नहीं है, कि चंद जुमलों का नाम नहीं है कि आपने चंद जुमले अदा कर दिए, ये रवैये की तब्दीली का नाम है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आप झुकते हैं, आप ज़्यादा अपने अंदर काइंडनेस महसूस करते हैं। तो जब आप किसी का शुक्रिया अदा करें तो सिर्फ लफ्ज़ों से अदा ना करें, बल्कि आपके रवैये से नजर आना चाहिए। और रवैया कोई एक आध लम्हे के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए नहीं, फिर ये रवैया आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। जी, तो हम शुक्रगुजार क्यों नहीं होते? जाहिर सी बात है,
लोगों की ज़रूरियात होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन ख्वाहिशात में हसद और आरजू करने में बड़ा फ़र्क है। किसी चीज़ को चाहने में, कोई ख्वाब देखने में और किसी से हसद करने में बड़ा फ़र्क है। अगर आप मज़हब को देखें, मुख्तलिफ माशरों को देखें, तो इसमें तारीफ़ें मौजूद हैं कि हसद क्या चीज़ है और ख्वाहिश क्या है, ख्वाब क्या है, हसरत क्या है। ख्वाब देखने को तो कभी किसी ने मना नहीं किया, मगर हसद क्या चीज़ है, हसद के लिए फरमाया गया कि हसद इंसान को इस तरह खा जाती है जैसे सूखी लकड़ी को आग खा जाती है। ऐसे तो हसद से बचना चाहिए, शुक्रगुजारी लफ्जों से बढ़कर रवैयों में लानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो बात हम कर रहे हैं, देखें ना शहाब, आपकी वीडियो में भी हमने चीज़ें देखी हैं कि खाने पीने की बात की जाए खुसूसी तौर पर, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का मकसद यही है कि हमें रिस्क की तलाश में निकलना है। हम हुसूल रिस्क के लिए सारी एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं, नौकरियाँ करते हैं, फिर आगे जाके सारी एफ़र्ट्स अपनी उसमें डालते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अगर रिस्क की बात की जाए, खाने पीने की बात की जाए, तो वो आदाद व शुमार शेयर कीजिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दुनिया में जिनके पास खाने पीने की सहूलत भी मैसर नहीं है, और हम माशाल्लाह तीनों टाइम खा रहे होते हैं, फ्रूट्स हमारे पास मैसर हैं, हमें बहुत सारी और फैसिलिटीज़ मैसर हैं, लेकिन हम शुक्रगुजार नहीं है कि हमारी ज़िंदगी बेहतर नहीं है। कुछ फैक्ट्स शेयर करेंगे? जी बिल्कुल, इसके मुतल्लिक कुछ बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, खाना पीना, रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात होती हैं, तो इसके रिलेटेड हमने कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए, जिसमें सबसे पहला तो हमने ये देखा कि अगर आपके पास या किसी भी शख्स के पास 3 लाख रुपए कैश है, सही, या फिर मौजूद है या फिर एक दिन के नोटिस पे वो उसे अरेंज कर सकता है, ठीक है, तो वो दुनिया की 7 अरब आबादी में से टॉप 5% अमीर तरीन लोगों में है। तो दुनिया में इतनी गुर्बत है इस वक्त। उसके अलावा अगर पानी की बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ प्यास जो है, और जिसका कोई प्यास के बगैर आप या पानी पिए बगैर आपका गुजारा नहीं होता, अगर आपको पानी मुयस्सर है, फ्रिज का ठंडा या साफ पानी मुयस्सर है, तो दुनिया की 20% आबादी में आप शामिल हैं। 80% ऑफ द पीपल पूरी दुनिया में उन्हें साफ पानी मुयस्सर नहीं है। अगर आपके बच्चे 3 वक्त का खाना सिर्फ खाते हैं, जिस तरह का भी खा रहे हैं, अगर उन्हें 3 वक्त का खाना मुयस्सर है, तो आप टॉप 30% में हैं, क्योंकि दुनिया के 70 to 80% जो बच्चे हैं उन्हें खुराक मुयस्सर नहीं है 3 वक्त को, क्या उनके पास 2 वक्त का खाना उन्हें मुयस्सर नहीं होता। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। ये छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत माइनर चीज़ें हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये देख लें कि दिसंबर की किसी या जनवरी की यखबस्ता रात में अगर आप सुबह उठते हैं और आपके नीचे एक बिस्तर है और ऊपर एक गर्म लिहाफ है, सिर्फ ये चीज़, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, तो आप तकरीबन दुनिया में 30% टॉप 30% ऑफ द वर्ल्ड में शामिल हैं, क्योंकि 70% लोग जो दुनिया में मौजूद हैं उन्हें ये फैसिलिटी भी मुयस्सर नहीं है। और ये अगर आप अपने हाथ पांव हिला सकते हैं, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, अगर आप अपने हाथ पांव, जी शहाब कंटिन्यू करें, तो अगर आप अपने हाथ पांव हिला सकते हैं, तो आप अंदाजा करें 40% लोग दुनिया के हाथ पांव या किसी भी तरीके से अपनी जो फंक्शंस हैं ह्यूमन बॉडी के, उन्हें सही तरह से अदा नहीं कर सकते। तो हमें अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, और ये अगर हम फैक्ट्स सामने रखें तो हमें अंदाजा होगा कि हम कितने प्रिविलेज्ड हैं और हमें अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। अब मसला ये है ना कि ये जो बातें शहाब शेयर कर रहे हैं कि हाथ पांव अगर आप हिला सकते हैं, ये तो अल्लाह ताला ने हमें ऐसी नेमतें दी हैं जिस पर तो कभी हम शुक्र करते ही नहीं है, क्योंकि बस हमने कहते हैं ना कि टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया हुआ कि तो हम अल्लाह ताला ने हमें बना दिया। मसूद, एक तो इन सारी चीज़ों पर शुक्रगुजार होना, और फिर दूसरी बात ये कि हम जब ये चीज़ें देखते हैं, क्योंकि हमने अपने से नीचे लोगों को नहीं देखा है, कोई माजूर शख्स है, हम जब उसको देखेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा ना कि जनाब हमारे पास ये टांगें सलामत हैं, मैं चल सकती हूँ, मेरे हाथ काम करते हैं या मेरे एक हाथ नहीं। बहुत सारे जब ऐसे लोगों को आप देखते हैं तो आपको ना सिर्फ शुक्रगुजारी आपके अंदर आती है, मोटिवेशन मिलती है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों पर नज़र रखना, क्योंकि हमारी तो सारी नज़रें उसी चकाचौंध पर हैं जो हमसे बेहतर लोग हैं। कलाम पाक में इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। बेशक जब अल्लाह ताला आपको किसी एक चीज़ से आप समझते हैं कि आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो वो भी आपके लिए बेहतरी होती है, मगर आप ये देखें कि आपके पास क्या कुछ है। फ़लसफ़े का एक बहुत अहम एक तरीक़ाकार है
कि हम बात करते हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ देखना चाहिए या आधा खाली देखना चाहिए, तो हम आधा खाली क्यों देखें, हम आधा भरा हुआ क्यों ना देखें। बिल्कुल, जिंदगी में पॉजिटिविटी क्यों ना लेकर आए। अगर कोई शख्स आंखों से नहीं देख सकता तो अल्लाह ताला उसको मजीद ऐसी ही सलाहियतें फराम करता है। कल ही मैं एक साहब से मिला, वो देख नहीं सकते थे मगर वो माशाल्लाह पीएचडी कर चुके थे, दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वो लेक्चर्स देते हैं, वो पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। तो इंसान को अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं उनका तो शुक्रिया अदा किया ही नहीं जा सकता। माशरे में जो एक रवैया है जहां पर लोग अपने आप को बरतर साबित करते हैं और दूसरे की अनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, ये रवैया भी शायद लोगों को बहुत तंग करता है। सही। बहुत अच्छे अच्छे फैक्शन फिगर्स हमारे सामने आए, लेकिन सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाएं कि हम जितनी ऑक्सीजन अपनी जिंदगी में लेते हैं, अगर ये हमें खरीदनी पड़ती तो हम खरीद नहीं सकते। बिल्कुल, हम एक सांस भी नहीं खरीद सकते। सही बात है। हम जो एक निगाह किसी चीज पर डालकर एक मुसर्रत और खुशी महसूस करते हैं, वो किसी पैसे से, रुपये से नहीं खरीदी जा सकती। मैं आपसे अपनी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, साथ साथ एक जॉब किया करता था, तो अमूमन कराची की बसों में आना जाना होता था। तो मैं जॉब करने लगा और जब मैं शाम में थका हुआ वापस जा रहा होता था और खिड़की के साथ बैठा होता था, ठंडी ठंडी हवा आ रही होती थी, तो अमूमन मैं गाड़ी में बैठ के सो जाया करता हूं। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे थे जहां पर छोटी छोटी झोपड़ियां थीं और जब मैं उन झोपड़ियों में देखा करता था, वहां से धुआं भी उठ रहा होता था, खाना पक रहा होता था, बच्चे खेल रहे होते थे, चेहरों पे मुस्कुराहट होती थी और मैं ये रियलाइज करता था कि खुशी का ताल्लुक ना रुपये से है ना पैसे से है। क्या बात। अगर आप शुक्रगुजार होंगे तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि तुम शुक्रगुजार बनोगे तो तुम्हें मजीद नवाजा जाएगा। बेशक। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये जो हम मुल्क की बात कर रहे हैं मसूद, जब हम बार बार जिक्र करते हैं ना कि हम ऐसा करते हैं वैसा नहीं होता, वैसा करते हैं ऐसा नहीं होता, सबसे बड़ी बात तो है हमारे मुल्क में जो हमें आज़ादी मिली हुई है, ये जो जितनी बड़ी नेमत है, आज हम अपने कश्मीरी भाइयों का हाल देख रहे हैं। जब पाकिस्तान बनने से पहले की सूरत हाल पर नज़र डालें, बड़ी नेग्लेक्टेड रही है हमेशा। हमने इसको, इस आज़ादी को भी जो है ना वो बस समझा हुआ है कि हमें ऐसी प्लेट में रख के किसी ने दे दी थी, नहीं है हमें हमारी, और आगे आने वाली जो नस्लें हैं उन्हें तो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, डेफिनेटली, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। और ये भी बात हो चुकी कि पैसे से ताल्लुक नहीं है खुशी का। बहुत अमीर आदमी हो सकता है उसको वो बीमारी की वजह से नमक भी ना चख सकता हो, चीनी भी ना चख सकता हो, वो उसके पास अच्छा सोफा हो, वो उस पर बैठ नहीं सकता क्योंकि उसकी कमर में दर्द है, तो उसकी जिंदगी एक अजाब बनी हो, तो ये बिल्कुल एक अलग बात है। मगर जहां तक बात है कि आप मुवाजना करें दुनिया से दीगर ममालिक का, ये बहुत जरूरी है। देखें, बिल्कुल, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे लोग हैं और दुनिया में जहां भी जितनी करप्शन किसी भी मुल्क में है, शायद उससे थोड़ी सी कम ज्यादा पाकिस्तान में होगी, और जितने अच्छे लोग दुनिया में कहेंगे तकरीबन वैसे ही लोग पाकिस्तान में भी हैं। तो पाकिस्तान दुनिया से अलग नहीं है। मगर जहां सिस्टम्स की बात है तो इस पर हमें जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल, कोई हादसा होता है, हजारों लोग खून देने पहुंच जाते हैं, मगर जब खून देने की बारी किसी वजीर की आती है तो भरी हुई थैली हमें नजर आती है। तो हमें यह भी देखना चाहिए कि जो सिस्टम्स होने चाहिए जिसकी वजह से हम दूसरी दुनिया की तरफ देखते हैं। देखिए, इंसान हमेशा अच्छाई चाहता है, बेहतरी चाहता है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इर्द गिर्द के लिए, अपने माहौल के लिए। और अगर ये आरजू उसकी ना हो, ये ख्वाहिश उसकी ना हो, तो वो कहीं रुक जाएगा। तो शुक्रगुजारी का मतलब यही है कि दूसरों के लिए आसानी पैदा की जाए। एक आम आदमी बहुत शुक्रगुजार है, मगर ये एक खास आदमी को क्या हो जाता है, ऐसा ही है। इस मसले को अगर समझें तो शायद जो मसाइल हमारे सामने मौजूद हैं वो मसाइल हल हो सकते हैं। ऐसा ही है।
हल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो हमारी बात करते हैं ना माशरे के अंदर कि हम शुक्रगुजार हो जाएं तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है, बहुत सारी बुराइयां ख़त्म हो सकती हैं शहाब, क्योंकि ये जो चोरी है, डकैती है, एक दूसरे से हसद रखना, बग़ज़ करना, एक दूसरे की टांग खींचना, ये सारी चीज़ें जब हमारे अंदर तवक्कुल होगा, शुक्रगुजारी होगी, तो आप नहीं समझते कि माशरा भी एक हेल्दी होगा। हम बतौर इंडिविजुअल जब बेहतर होते जाएंगे तो एक सोसाइटी में भी चेंज आना शुरू होगा। बिल्कुल, और मैं मसूद भाई की बात को सेकंड करूंगा। और जो शुक्र है उसकी अगर हम असल डेफिनेशन पे देखें, असल डेफिनेशन पे नज़र दौड़ाएं, तो ज़ाती तौर पे मेरा भी यही ख्याल है कि शुक्र सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ शुक्र का आप कोई कलमात अदा करते रहें, बल्कि शुक्र का असल जो मकसद है या फिर असल जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको जो नेमत मिली है उसे आगे भी बांटें, आप उसे लोगों में कंट्रीब्यूट करें और आप मुआशरे को भी एक बेहतर समत पर लेके जाएं, तभी मुआशरा बेहतर होगा। एक चीज़ तो ये है। उसके अलावा जहाँ तक मायूसी का सवाल है, जिस तरह से मैंने कहा कि हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बुराइयां हैं हमारे मुआशरे की जिन्हें हमने दूर करना है। अगर हम उन्हें इग्नोर कर देंगे तो वो तो उसी तरह अपनी जगह पे रहेंगी, लेकिन हमने उसके साथ ही साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी देखना है। हमने इतनी मायूसी नहीं फैलानी इस मुआशरे में कि एक आदमी उस लिमिट से ही आगे निकल जाए और बदजन हो जाए। बिल्कुल ऐसे। मसूद भाई, आप कैसे कंक्लूड करेंगे सारी बहस को? जी बिल्कुल, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह, रमशा आप हैं, मेरे दीगर दोस्त यहाँ पर हैं, हम लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों से बेहतर चीज़ें दे रखी हैं, हमसे बेहतर लोग भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमसे थोड़े से माशी हवालों से नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें और चीज़ें दी होंगी। एक उसूल हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए हमें कि जब आप आगे बढ़ें तो दो लोगों का हाथ पकड़ दें और उनको आगे अपने साथ लेकर चलेंगे। शुक्रगुजारी की एक बहुत अच्छी एक तरीका होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तो अपने लिए सोचकर जिंदगी गुजारना और अपने लिए जिंदगी गुजारना, ये इसमें कोई मजा नहीं है, इसमें कोई शुक्रगुजारी वाली बात नहीं है। सही। अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, जो कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। बिल्कुल, यही हर मजहब बताता है, यही हर माशरे की अच्छी इक़दार बताती हैं। बिल्कुल, कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। बहुत शुक्रिया, और यही शुक्रगुजारी है। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना जो कीमती वक्त है वो हमें दिया और साथ साथ इतने अहम मौजू पर गुफ्तगू की। और शहाब, हम चाहेंगे कि आप ऐसी और चीज़ें सामने लाते रहें। मसूद, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बात यही है कि देखिए, हम प्रोग्राम का आगाज़ से किया कि इंसान जब अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करता है तो ज़िंदगी में बेहतरी आती है। मुख्तलिफ सेगमेंट्स हम इसी तरह के शो में प्लान करते हैं। अब आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हमारे शो में जिनसे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि पोलियो से मुतासर हैं लेकिन इतने बड़े बड़े काम करें जो मैं और आप नहीं कर रहे, बीइंग नॉर्मल। तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है। हर चीज़ को पॉजिटिव लीजिए, अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को ख़त्म करिए, ज़िंदगी आसान होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो बात आज होगी रोटी 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 हो गई मोटी, ये बड़ा मसला है। और फिर गोल नहीं बनी, वो बड़ा मसला है। आटा पतला हो गया, वो बड़ा मसला है। आटा सख्त रह गया, वो बड़ा मसला है। तो ये सारे मसाइल हम रोज़ाना अपने किचन में हैंडल कर रहे होते हैं और हैंडल करने में कभी कभी हैंडल नहीं भी होते, जैसे कि मुझसे बहुत दफ़ा हैंडल नहीं होता। तो फिर क्या किया जाए जनाब, जैसा काम चल रहा है चला दिया जाए। तो आज यहाँ पर एक्सपर्ट्स को इसलिए बुलाया है कि जनाब, एक तो रोटी जितनी सिंपल लगती है ना देखने में, इतनी है नहीं, एक बड़ी साइंस है इसके पीछे। और फिर हमारी हर मील का बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ख़ासतौर पर अगर हम एशियन सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर जनाब बग़ैर रोटी के हमारा जो मील है या कम से कम दिन है वो मुकम्मल नहीं होता। शुरू होता है पराठे के साथ, मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा हो, अंडा हो, क्या ही बात है, नाश्ता करा दें भाई। और जो है ना उसके बाद जनाब आप देखेंगे दोपहर में हम अक्सर चावल भी
भी ले लिया करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को रोटी ही पसंद होती है। फिर शाम में भी तो रोटी बड़ी मुख्तलिफ तरह की होती है। ब्राउन आटे की होती है जिसे हम चक्की का आटा कहते हैं, सफ़ेद आटे की रोटी अलग होती है, उसके अलावा बाजरे की रोटी है, बेसन की रोटी है, और चावल के आटे की भी रोटी होती है, मकई की रोटी होती है। वाह जी वाह, क्या मज़ेदार रोटी है। तो जनाब यहाँ रोटियों की तैयारी है, वो देखें, वो मैडम आती हैं, अपना काम शुरू कर दें। तारुफ तो कराने दिया करो बहन। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? रोटी टॉपिक ही ऐसा है हमशा, और रोटी वाकई में गोलना ना हो। बहू देखने जाते हैं ना तो दिल में क्वेश्चन जरूर होता है कि रोटी बना लेती, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उसका गुजारा तभी हो सकता है जब तक वो रोटी नहीं ना बनाएगी, गुजारा नहीं हो सकता। बेशक बाजार से मिल जाती है रोटी, लेकिन नहीं जी, हमें रोटी गर्म चाहिए, घर की बनी हुई चाहिए और बनानी भी चाहिए। अच्छा, बाजार की रोटी और घर की रोटी में फ़र्क क्या होता है, ज़रा ये भी बात करेंगे। पहले मेहमानों का तारुफ तो करा दें, इतना एक्साइटिंग लग रहा है ना रोटी, क्योंकि एक आम सी चीज़ है लेकिन है कितनी ख़ास। तो मेहमानों का तारुफ कराते चलते हैं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं इरम नईम साहिबा, जो कि एक्सपर्ट हैं और जो है हमें मुख्तलिफ चीज़ें बताएंगी, टोटके बताएंगी, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सहर चावला मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और जानेंगे उनसे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट हमें कौन सी रोटी में मिल सकते हैं। साथ रज़िया आपा को वेलकम करेंगे शो के अंदर, क्योंकि रज़िया आपा से वो जानने की कोशिश करेंगी कि आप जब बहू ढूंढ रही थी तो क्या गोल रोटी बनवा के देखी थी, और ख़ुद को कौन कौन सी रोटी बनानी आती है, ज़रा बना के तो दिखाएं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और आगते उन्होंने मुझे कह दिया कि आपसे तो मैंने रोटी बनवानी है, तो मुझे भी सुबह सुबह टास्क मिल चुका है। ओपन कर लेते हैं टॉपिक को। सबसे पहले सहर, हम जब बात करते हैं चक्की के आटे की और वाइट आटे की, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, और कौन सा हेल्दी है कौन सा हेल्दी नहीं है, या दोनों खा सकते हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई एम सो ग्लैड कि रोटी का टॉपिक लाया गया, क्योंकि आजकल एक टैबू बन गया कि आप रोटी खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। हम इस बात को भूल गए हैं कि आप कौन सी रोटी खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, जिसका लेना देना बिल्कुल आटे से रिलेटेड है। ठीक है, एक होता है आपके पास होल व्हीट आटा, ठीक है, और एक होता है आपके पास सफ़ेद आटा, वाइट फ्लावर, जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब होल व्हीट आटा और सफ़ेद आटा, ये समझने के लिए अगर हम ये बात समझ लें कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो हम खाते वक्त हमेशा एहतियात रखेंगे कि कौन सा हमारी सेहत के लिए अच्छा है, कौन सा हमारी सेहत के लिए बुरा है। ग्रेन्स हमारे पास होते क्या हैं? बेसिकली ग्रेन्स हमारे पास सीड्स होते हैं ग्रास जैसे प्लांट्स के, जिनके हेल्थ के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप उनको वैसे कंज्यूम नहीं कर सकते, तो उनको किसी फॉर्म में क्रश करके, पीस के, क्रैकर्स की तरह आप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इन ग्रेन्स के आपके पास 3 हिस्से होते हैं। जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है, बहुत सारे लोग इस नाम से फेमिलियर भी होंगे, उसको कहते हैं ब्रॉन। जो बीच वाला हिस्सा होता है वो आपके पास होता है एंडोस्पर्म। जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं जर्म। ये जो ब्रॉन होता है ना, जो सख्त हिस्सा होता है आटे का, ये जो पीस, इस हिस्से में आपके पास सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और जो बीच वाला हिस्सा होता है, अगर उस बाहर वाले हिस्से को निकाल दिया जाए तो बीच वाले हिस्से में आपके पास सिर्फ होता है शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स। बात मैं यहीं से शुरू करूंगी कि बेसिक फ़र्क आपके पास सफ़ेद आटे में और होल व्हीट आटे में या मल्टीग्रेन आटे में यही है कि जो सफ़ेद आटा है उसको जिस प्रोसेसिंग, जिस पॉलिशिंग के प्रोसीजर से गुजारा जाता है ना, वो पॉलिशिंग सारा बाहर वाला हिस्सा जिसमें आपके पास न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, फाइबर है, वो खींच लेती है और बीच में सिर्फ शुगर रह जाता है। तो सोचिए, अब आप एक आटा ले रहे हैं जिसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट भी है, आपके पास सारे न्यूट्रिएंट और मिनरल भी हैं, और आप एक आटा ले रहे हैं जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, तो दोनों में से कौन सा बेटर होगा? सही बात है, सही बात। तो अब यकीनन, लेकिन आटा जो है ना वो अपने रूटीन में शामिल रखना। अब एक तो आटा महंगा बड़ा हो गया, मसला तो ये भी है ना कि आटे की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं। खैर वो एक अलग गुफ्तगू है, हम कोशिश तो करते हैं, दुआ भी करते हैं कि आटे की कीमतें भी कम हो जाए। अच्छा, जैसे आप बहू ढूंढते हुए आटा गुंदवा के देखा था, रोटी बनवा के देखी थी। गोल्ड रोटी आती है तुम्हें बनानी? तो गढ़ हो। नहीं रिमशा, ये बात वाकई होती है। रोटी बना के देखते हैं, खाना बनवा के देखते हैं। फिर यहाँ तक कि पहले ज़माने की जो हमारे दौर की माएँ थी, वो तो कहती है कुड़ी नु क्या जरा उठ के टुरे थे, सही टुरती फिरती चंगी लगती कि नहीं, यहाँ तक होता था। और लड़की इतना शर्मा के चलती थी, और थोड़ा सा जाहिर है नए बंदे के सामने बंदा थोड़ा सा हो जाता है, कहते नहीं यदि चाल को ठीक नहीं लगती, तो यहाँ तक भी होता था। लेकिन रोटी तो एक जो कि मेन चीज़ है, हर घर में 3 वक्त पकती है, और आटा हो ना हो रोटी खानी ज़रूर है, क्योंकि हम जो मर्जी खा लें हमेशा सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन शाम कहते अरे मैं आज रोटी नहीं खाती, रोटी नहीं खाई, बिल्कुल इसलिए रोटी की बड़ी ज़रूरत होती है। और बात बच्चे होते हैं वो रोटी नहीं खाते, तो उनको हम रोटी की शक्ल चेंज करके दे देते हैं ना। जैसे जस्ट लाइक हम अगर रोटी को लंबा बेल लें और उसके अंदर चीनी डाल दें और फिर
वही पलटा के समोसे की शेप दे दे तो वो एक मीठी रोटी बन जाती है चीनी वाली। तो वो हम बच्चों को साथ में लंच ब्रेक के लिए भी दे देते हैं, खा भी बच्चा शौक से लेता है। फिर दूध नहीं पीता, जैसे दूध की हम शक्ल चेंज कर देते हैं, कोवल्टीन या कोई ऐसी चीज। इसी तरह रोटी की भी बहुत सारी शक्लें होती हैं जो कि हम बच्चों को दे देते हैं। मीठी रोटी भी तो बनाते हैं, वो घी लगा के चीनी डाल देते हैं उसपे और पराठा भी बनता है। तो जरा कुछ बताएं कि आटा या रोटी जो है वो हम वैसे तो खा रहे होते हैं, लेकिन आटे का कोई और यूज हो जो कि हम खवातीन इस्तेमाल कर सकती हैं, कैसे? देखो इसके साथ जैसे ये बता रही थी कि जो अपर सबसे पहले जो ग्रेन होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, उसको हम एज अ फेशियल भी यूज़ करते हैं। मतलब उसमें अगर आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और 1 टेबल स्पून आप उसको चोकर का आटा कहते हैं हम उसे, वो डाल लें और थोड़ा सा आप उसमें कोकोनट ऑयल और थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल के आप फेस मसाज करें तो आपके ब्लैक हेड और वो चीज़ें साफ, वो वाइट हेड वगैरह साफ होना शुरू हो जाते हैं और बाय द टाइम बहुत चमक आती है चेहरे पे। और आटे के देखें, ये बता रही थी ना रोटी की बात कर रहे थे, हम आज रोटी पे बात कर रहे हैं ना ज़्यादा। तो रोटी जो है बच्चों को हम या बड़ों को हम फर्स्ट मील अगर हम नाश्ता, जैसे पहले वक्तों में हमेशा पराठे से नाश्ता शुरू होता था, एक पराठा, और जो रात की बासी रोटी होती है उसमें इतनी ज़्यादा ताकत है कि मैंने अपनी मुलाजमा से पूछा तुम बच्चों को बासी रोटी क्यों देती हो, तो उसने कहा बाजी इसी में तो ताकत है, रात की बची हुई में वो पानी और वो सारी न्यूट्रिशंस उसमें आ गई होती हैं, फिर वो उसको सुबह गर्म करके बच्चों को थोड़ा सा घी लगा के जब देती तो उनको बच्चों को स्कूल में लंच की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सही बात तो है। ये एक जो हमारा नाश्ता है हमेशा से पराठा, अंडा तो चले चलता है, अचार में भी न्यूट्रिशंस होती हैं, तो चाय दूध के साथ एक ज़माने में हमेशा रोटी और दूध का संगम रहा है। रोटी और दूध मिलता था, हाँ बिल्कुल पुराना हमेशा ये होता रहा कि रोटी और दूध का संगम था और उसका मज़ा भी था। आप और उसमें इतनी ताकत होती थी कि जो मतलब लोग सुबह लेते थे, उम्र उनकी ज्यादा होती थी, चेहरे उनके रौनक रहते थे। अच्छा, मुझे एक चीज याद आ गई बड़ी मजेदार की, वो मैं शेयर करूं क्योंकि हम पुराने नाश्ते की बात कर रहे हैं ना, और मेरा ताल्लुक सिंध से और मैं इंटीरियर सिंध की बात बताऊं आपको, तो मेरे ताया के घर हम थे वहाँ पे छुट्टियों में, तो नाश्ता करना होता था। अब कराची वालों को आपको पता है नाश्ते के चोर होते हैं, तो बहरहाल घर में नाश्ता करते थे, पराठा खा लिया, जो अचार घर का बना हुआ सब चीज़ें खाई। उसके बाद जी वो बड़ा सा मग आया जिसके अंदर भरा हुआ था दूध। अब जब हमें टास्क मिला हुआ था कि ये जो पराठा रखा हुआ है इसको पूरा खत्म करना है, तो हमने किसी तरह, छोटे होते थे वो खा लिया। अब जब पता लगा कि ये दूध भी पीना है, ये भी नाश्ते का पार्ट ही है, तो हम लोगों पे तो यकीन करें कयामत टूट गई। वो घंटा भर वो दूध लिए फिरते रहे, लेकिन तायाबू ने कहा कि जब तक ये खत्म नहीं होगा, नाश्ता नहीं खत्म होगा, उसके बाद कोई सेकंड एक्टिविटी नहीं हो सकती, कोई खेल कूद नहीं हो सकता। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता था दूध और रोटी का साथ। बड़े मॉडर्न नाश्ते आ गए आजकल ना, बॉयल एग ले लो, ब्राउन ब्रेड, विच इज गुड। आप अगर वेट देख रहे हैं अपना, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं तो बॉडी के हिसाब से लें, लेकिन जो लोग पराठा ही खाना चाहते हैं नाश्ते में, जैसे कि मैं, तो क्या करें? वो बिल्कुल खा सकते हैं रमशा पराठा। उसमें अगर 2 चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि जो आपके पास आटा है वो या मल्टीग्रेन या होल व्हीट हो, और जो आपके पास, आप कुकिंग ऑयल यूज मत करें, आप देसी घी यूज करें। क्योंकि देसी घी तो इतना वजन बढ़ाता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत है, मिसकॉन्सेप्शन है। देसी घी में आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होते हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है वो कम होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को ज्यादा करते हैं। तो जो चीज इन्फ्लेमेशन कम करती है जब वो उसमें ज्यादा है, और जो चीज इन्फ्लेमेशन ज्यादा करती है वो उसमें कम है, वो मोटापा आपके पास कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप देसी घी और मल्टीग्रेन और होल व्हीट ब्रेड का, होल व्हीट आटे का आप कॉम्बिनेशन करते हैं तो बिल्कुल आप पराठा खा सकते हैं। और एक और मैं मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर दूंगी, जितनी भी लड़कियां डाइटिंग, बच्चियां, लड़के डाइटिंग करना चाहते हैं, वेट लूज कर रहे हैं, मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट जितने लोगों को वेट लॉस प्लान्स बना के देती हूँ उसमें मैं रोटी मस्ट इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि एक रोटी जो स्टैंडर्ड साइज है 7 से 8 इंच, उसमें सिर्फ 70 कैलोरीज होती हैं, जो कि बहुत कम है। इतना मैं बता दूं, एक खातून की दिन की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट 2100, जवान सेहतमंद और एक जवान सेहतमंद मर्द की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट 3500 होनी चाहिए। एक रोटी में सिर्फ 70 कैलोरीज होती हैं, जिसमें 0% कोलेस्ट्रॉल, सिर्फ 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम प्रोटीन, सिर्फ 0.4 ग्राम फैट और बहुत ज्यादा फाइबर होता है। ये आपके लिए, ये मैं होल व्हीट, मैं रोटी के जितने भी फवाइद बताऊंगी मैं अभी बता दूं, वो मैं होल व्हीट रोटी के बताऊंगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो आप कुछ कह रही थी राबिया बेसन की रोटी से? मैं बता रही थी कि आप कह रही है ना कि बच्चे आजकल लोग खाते नहीं हैं,
तो उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो जब घर में चीज़ बनेगी नहीं तो खाएंगे कैसे? रेगुलर बेसिस पे अगर हम माएँ उठ के बनाएं अपने बच्चों के लिए चीज़ें तो वो खा लेते हैं। उनको थोड़ी सी डिफरेंट शेप दे दें, तिकोन बना दें, चकोर बना दें। जैसे चकोर पराठा बच्चे शौक से खाते हैं, तिकोन वाला पराठा खा लेते हैं। तो उसके ऊपर अगर बच्चा मीठा खाता है तो उस पर न्यूटेला लगा दें और आप उसको डिफरेंट करके कर सकते हैं। उसके लिए ऐसी आप अट्रैक्शन पैदा करें कि वो बच्चा भी खा ले। चूरी मेरे ख्याल से चूरी जो होती है चूरी परफेक्ट बनती है जब आप मकई की रोटी की बनाएं। और मुझे याद है कि हमारी अम्मी सबसे पहले जो है ना 5 पेड़े बनाती थी, 5 हम बहन भाई थे, और फिर बुला के उन्होंने कहना कि मैं फ्रेश रोटी बना के दूंगी। और जो मोहब्बत होती है ना रोटी में, मुझे लगता है वो आप चाहे कोई बीवी बनाए, माँ बनाए, गरम रोटी और इतनी मोहब्बत से बनाए तो आप देखें उसका लुत्फ ही अलग हो जाता है। इरफान हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम इरफान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछना चाहते हैं इरफान आप? जी मैं बेसिकली पूछना चाह रहा था कि ये दम पुख्त की एक डिश है, अगर वो इनको है तो आप जरा प्लीज गाइड कर दें, क्योंकि मैं बड़ा पसंद करता हूँ। तो ठीक है, मैं आपका शो बड़े शौक से देखता हूँ। चले कर देते हैं और आपके लिए। फैमिली रोटी का आप शो है, आप लाए हैं फरमाइश दम पुख्त की, क्या बात है। चले जी ठीक हो गया। एक तो कर आप बता भी दीजिएगा हम, और दूसरी बात अब आप मैंने कहा बिल्कुल हाथ से जो है ना वो कैसे ये 2 बेसन रोटियां आपने बना ली हैं। लेकिन मैं बताऊं जी, आपने मैंने आटा गूंद लिया था और आटे की रेसिपी मैंने बता दी थी पहले। थोड़ा सा जो है फिंगर्स को या तो आप ऑयल के साथ कर लीजिए। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि आप खुश्के के साथ ही रोटी बनाएं, आप ऑयल के साथ भी रोटी बना सकते हैं। और ऑयल के साथ भी रोटी नहीं चिपकेगी, ना बेलन को चिपकेगी। बेलन पे भी आपने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करना है, और जो जिस पे आप बेल रहे हैं उसके ऊपर भी। लेकिन मैं खुश्के के साथ बना रही हूँ तो मैंने खुश्का पहले थोड़ा सा अपनी फिंगर्स पे लगा लिया था। उसके बाद जी पेड़ा बनाना है आपने इस तरह से, और उसको बेल लेना, इस तरह से बॉल बना लेनी है। और रोटी गोल तभी बनती है रिमशा के जब उसके अंदर किसी साइड्स पे उसके कॉर्नर ना बन रहे हैं। होता क्या है कि पेड़े में कॉर्नर्स बन रहे होते हैं, लाइंस बन रही होती हैं, थोड़ा सा जॉइंट का पता चल रहा होता है। आपके पेड़े में जॉइंट का नहीं पता चलना चाहिए कि जॉइंट कहाँ पे है, तब आपकी रोटी परफेक्ट गोल बनेगी। अब ये मेरा पेड़ा रेडी है। अब मैं इसको जो है बताऊंगी जी, आपने थोड़ा सा खुश्का और लगाना है इस पर, इसको प्रेस करना है खुश्के के अंदर ही, और उसके बाद आपने हाथ से यूं बेल लेनी है। बहुत हार्ड आटा जो गूंदा हुआ होता है ना अमशा, उससे भी रोटी सख्त बनती है। अच्छा, तो ये ऐसे ही बड़ी हो जाएगी? बिल्कुल बड़ी हो भी गई, क्योंकि इतनी ज्यादा हमने करनी भी नहीं है। ये तो लग रहा है कि अभी मैं भी ट्राई करती हूँ ना, इसको हाथ साफ कर लूँ। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम साहब, मैं आपका नई प्रोग्राम देख रहा हूँ। मोहम्मद अख्तर बात राजनपुर से बात कर रहा हूँ। शुगर की रोटी के बारे में बताइएगा कि शुगर की रोटी इसके लिए बेहतर है अपना शुगर की बंद के लिए बेसन की रोटी? अच्छा जी, पूछ लेते हैं, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। शुगर वाले खा सकते हैं जी बेसन की रोटी? शुगर वालों के लिए ही मशहूर है बेसन की रोटी। बेसन की रोटी भी आप खा सकते हैं, मकई की रोटी अवॉइड करें, क्योंकि जो आपके पास बेसन की रोटी और आपके पास होल व्हीट रोटी होती है उसमें अगर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, मकई की रोटी में 18 ग्राम होता है, और उसमें फाइबर भी कम होता है, और उसमें जो आपके पास फैट कंटेंट है वो 0.8 ग्राम होता है, जो कि डबल है होल व्हीट रोटी से। बेसन की रोटी आप हफ्ते में 5 बार खाएं, 2 बार आप होल व्हीट रोटी खाएं, और दिन में बेशक आप 2 रोटियां खाएं, बहुत अच्छी है ये। तो जरा मैं ये रोटी ट्राई करूं। नहीं, ये तो आपने मुझे बना के दे दिया ना, जरा मैं तो गोल पेड़ा बनाऊं ना। सबसे पहले तो जो है क्या कहते हैं, सबसे पहले आटा लगाना है हाथ को ऐसे। रोटी बनानी है। अभी आप आ जाइएगा, एक दिन रोटी बनाई भी चाहिए। मेरी सास इतनी अच्छी है यार, गोल रोटी नहीं बनी तो जैसी बन गई ना हंसने लगी, कहने लगी ये कैसी रोटी है। फिर उन्होंने सही करके पाकिस्तान का मैप तो नहीं बना दिया। बेचारा पाकिस्तानी तो थोड़ी इतना भी बुरा नहीं था कि बिल्कुल ही नक्शे से बाहर हो, लेकिन काबिल कबूल था। फिर उन्होंने सही करके, खैर उन्होंने फिर कहा बेटा ऐसे करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि कॉलर ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है, क्या कहना चाहते हैं? सही हो गया? जी मैं अकरम हाशमी बात कर रहा हूँ वसीपुर से। जी फरमाइए अकरम साहब। अच्छा, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ माशाल्लाह, ये तो आप बड़ा अच्छा लग रही हैं सारी जो हमारी बहनें हैं। शुक्रिया। तो ये जो आप मकई की रोटी बनाना चाह रही हैं, तो जब ये घर में आप बनाते हैं ना जी तो ये थोड़ा सा टूटना शुरू हो जाती है, पूरी तरीके से बनती नहीं है, गोल नहीं बनती जैसे होनी चाहिए। गोल कैसे बनाए? ठीक है जी। आप बनाते हैं वैसे खुद मकई की रोटी? नहीं, बनाती तो मेरी मिसेज ही हैं। अच्छा। मैं अगर उनके पास खड़ा होता हूँ तो वो वैसे बना तो अच्छा ले लेती हैं पहले, लेकिन
उनसे वो थोड़ा सा इतनी ज्यादा गोल नहीं बनती थी जैसे रोटी पूरी होती है ना, ये मकई की रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल रोटी इसलिए टूट जाती है, आप खड़े होकर उनकी अटेंशन डाइवर्ट करते हैं ना, उन्हें बनाने दिया करें, क्यों उनके सर पे सवार रहते हैं। अच्छा जी, पूछ लेते हैं, टिप पूछ लेते हैं। आपने बुरा नहीं मनाना, मजाक करती रहती हूँ मैं, सभी से करती रहती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, पहले तो ये बताएं मैंने सही बना ली है? बहुत प्यारी रोटी बनाई है और मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा आटा गूंदा हुआ था इस वजह से अच्छी रोटी बनी है। क्रेडिट आप ही को जाता है, चले मेरे से ना कहीं करके मैं आपको गूंद के भी दिखाऊं। और अब आप रोटी जो है ये हम ये भी कुक करेंगे और बहुत प्यारी कॉर्नर्स जो है इक्वल होने चाहिए और आपने बड़े प्यारे, अगर आपकी रोटी गोल नहीं हो रही, एक तो साइडों से जब आप मैंने पहले भी बताया था कि एक तो जो भी ये आते हैं इनकी क्योंकि ग्लूटेन फ्री होती है, ठीक है, तो टूट जाती है थोड़ी रोटी, तो बहुत बड़ी रोटी मत बनाएं। और जो उन्होंने मकई की रोटी की बात की है, ढोडे उनको कहते हैं जी हमारी आम जुबान में, और उसके लिए जो है ढोडे थोड़े छोटे साइज के बना लें रोटी। और नॉर्मली अगर आप हाथ से बना सकते हैं, नहीं बना सकते तो 2 शॉपिंग बैग्स लीजिए, दरमियान में पेड़ा रखें और बेलन से बेल लें, और फिर एक जो शॉपर है वो हाथ पे उससे रोटी डाल के उसको आराम से डालिए तो रोटी नहीं क्या टिप्स हैं? एक और कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद शबीर। अस्सलाम वालेकुम शबीर। मैडम क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या सवाल है आपका? आपका प्रोग्राम शूट है, बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह। ये तो मालूमात बच्चियों के लिए मालूमात बहुत ज्यादा है। आप शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि आप जो ही ये प्रोग्राम जारी रखें। जज़ाकल्लाह। और कुछ कहना चाहते हैं? कुछ रोटी से मुतालिक पूछना है आपको? रोटी के मुतालिक पूछना चाहता हूँ मैडम, जो मेरी वाइफ है मुझे शबीर पेडू कहती है, मैं गाँव पे रहने वाला, और ये मकई की रोटी है ना जी, इसके फायदे तो इतने ही फायदे हैं, क्या बताएं आपको। क्या बात? और ये होता है, साग और मक्खन वगैरह के साथ खाएं, नाश्ता करें तो क्या बात है। तो आज बस आपने देख लेना, बनवा लें बेगम से फरमाइश करके, बेसन की रोटी, कोई मकई की रोटी, कोई जबरदस्त सा साग हो साथ में। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। शाहिद, क्या सवाल है आपका? जी शाहिद मोहम्मद बोल रहा हूँ जी, आरोवाला से। जी शाहिद, मुझे ये बताइएगा जी, ये जो गोल रोटी है और बारीक रोटी बेसन की और आप दूसरे मक्की के आटे की रोटी बता रहे हैं, ये कैसे बनती है? ये हम तो घर में ट्राई करते हैं, ये तो गोल नहीं टूट जाती है फौरन। और दूसरा ये कि ये डायबिटीज पेशेंट के लिए, और मेरा एक बेटा है उसकी एज है 12 ईयर, तो उसका वेट है 70 kg, तो क्या ये रोटियां हम उससे दे सकते हैं, या ये वजन कम करने में मुस्बत साबित हो सकती है, या ये वजन बढ़ाने में बढ़ाती है? चले ठीक है, आपके सवाल का जवाब सहर भी देंगी और हुमा भी देंगी। गोल रोटी कैसे बनाएं, आज मिशन ये होगा आफ्टर दिस ब्रेक। और बड़ी खवातीन किधर गायब है? रोटियां नहीं बनाती हो ना, फोन कर रही हैं किधर है? सारे मर्द हजरात रोटी से मुतालिक सवाल कर रहे हैं, मैं तो परेशान हो गई हूँ जनाब। खैर, बड़े ज़बरदस्त कॉलर्स हैं हमारे, ट्राई करें, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि मर्द बनाए रोटी की औरत बनाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। रोटी बन रही है यहाँ मज़ेदार से। सुबह सवेरे पाकिस्तान में वेलकम बैक। और सुबह में यहाँ पर बनी है मज़ेदार सी बेसन की रोटी। हुमा ले जाओ, मैं यहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार, मैं जा रही हूँ, उन लोगों को भी टेस्ट कराती हूँ, खुद भी टेस्ट करके आती हूँ। और साथ साथ इसके बाद कौन सी रोटी बन रही है यहाँ पे? अच्छा, अभी मैंने मकई की रोटी, आटा भी गूंदना है, और मैंने बताया था कि अगर आपने फ्रेश रोटी बनानी है उसी वक्त, मकई की रोटी खासतौर पे जो कह रहे थे टूट जाती है, तो उसी वक्त आटा गूंदिए और उसकी रोटी बना लें। और कोशिश करें कि आटा कैसे गूंदना है, टिप जरा साथ साथ बताइए कि रोटी टूटे ना, और फिर हम अपने कॉलर्स का जो है ना वो जवाब भी लेंगे। बताइए जरा हुमा कैसे? अच्छा, एक तो ये कि मकई का जो आटा है वो थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है कि बारीक आटा लेना है। नॉर्मली जो मिलता है, ट्राई करके बताएं, पैकेट्स में स्पेशली, वो थोड़ा मोटा आटा होता है। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है जी पानी, ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो है एक साथ से 1 गिलास पूरा पानी फेंक दिया आटे के अंदर और फिर उसको मिक्स कर रहे हैं। आराम से थोड़ा जेंटली इसको जो है आपने ग्रेजुअली इसको मिक्स करना है, यूँ नहीं करना कि पूरा 1 गिलास पानी मिक्स कर देना है। सही है, तो उससे पतला भी हो जाता है ना आटा जरा जल्दी से। जितना आपको ज़रूरत है उस मुताबिक उसमें पानी ऐड करते रहें। और एक तो
बना रही है मकई का ना, तो इसमें मकई दो तरह की होती है, एक वाइट होती है और एक येलो होती है। तो मकई के आटे को पीसने के लिए जो चक्की होती है वो जो पुराने ज़माने की स्टोन वाली होती थी, जब उस पर आटा पीसा जाता है ना तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं और उसका रोटी अच्छी बनती है। तो जो हम आजकल बाज़ार या लाहौर में जैसे चक्कियाँ, उनका आटा ज़रूर टूटता है। अच्छा, इसमें भी फ़र्क है। सही। अच्छा, एक और चीज़ है कि रोटी, पहले तो कॉलर का जवाब लेने फिर मैं भूल जाऊंगी। सहर वो कह रहे थे कि एक तो बच्चे को क्या रोटी दे सकते हैं, और सेकेंडली ये कि एक और क्या सवाल था? मेरे से रिलेटेड यही सवाल था, Yes, लेकिन और भी जी, इसमें हाँ। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे। ये देखें, ये आप सबके सामने, मेरी फिजिक आप लोगों के सामने, और मैं रोटी खा रही हूँ और मैं रोज 2 रोटियां खाती हूँ। रोटी बहुत ज्यादा हेल्दी है आपके लिए। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट बैड, द प्रॉब्लम इज विद योर चॉइस। ठीक है। बहुत कम लोगों को ये पता नहीं है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो आपकी चर्बी होती है, जो आपकी फैट होती है, वो उसको बर्न करने में मदद करते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे तो आप जो भी फैटी फूड आइटम लेंगे वो बर्न नहीं होगा। और अगर आप डाइटिंग के प्रोसेस से गुजरे हैं तो जो आपका वेट लॉस है वो सस्टेन नहीं रहेगा, वो बाद में कायम नहीं रहेगा। आप दोबारा वेट पुट ऑन करेंगे क्योंकि आप फैट कभी ना कभी लेंगे, फल की सूरत में ले, नट्स की सूरत में ले, कुकिंग ऑयल की सूरत में ले, देसी घी की सूरत में ले। अगर आप अपने आप को जरूरी कार्बोहाइड्रेट से डिप्राइव कर देंगे तो वो उस फैट को बर्न नहीं करेगा। और जो रोटी के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्योंकि ये फाइबर के साथ पैक्ड होते हैं, होल व्हीट ब्रेड की मैं बात कर रही हूँ और बेसन की रोटी की बात कर रही हूँ, ये फाइबर के साथ पैक्ड होते हैं। तो फाइबर का क्या काम होता है कि वो बहुत देर तक आपका पेट भरा हुआ रखता है। फाइबर आपके कॉन्स्टिपेशन का भी इलाज इसी वजह से है। और फाइबर जो है वो आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करता है। तो ये तो आपका वजन कम करने में बहुत अच्छा है। मोरओवर एक रोटी में सिर्फ 70 कैलोरीज हैं आपके। वही वाली बात आपने जो कही। अच्छा जी, आटा गूंद गए यहाँ पे? गूंद रहा है, आप गूंद रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल, आप परेशान ना हो, आप करें अपना काम, मैं तंग थोड़ी करें आपको। अच्छा, और मैं एक और चीज़ बता दूंगी। जिस तरह ये मैंने मकई का आटा गूंद लिया है ऑलमोस्ट, इसके बाद आपने करना ये कि पेड़ा बना के एक जिस तरह पहले हमने पेड़ा बनाया था बिल्कुल वैसे ही पेड़ा बना के आपने 2 लेने जी शॉपिंग बैग्स। मैं तो हाथ से बनाऊंगी, लेकिन जो मैंने अभी पहले भी बताया था, जिस तरह से टिश्यू के अंदर आप कह लें कि कोई चीज़ रख के ऊपर और नीचे इसके हम बैग रखेंगे, फिर इसको आप बेल लें और एक बैग लेके हाथ में आप तवे पे डाल दें। ठीक है, आटा जरा आप सेटल कर लें। आप कोई रोटी बता रही थी मुझे, अब बड़ी टिप बताई, मुझे उस वक्त तो समझ में नहीं आई, जरा बताएं स्पेशल रोटी कोई। जी रिमशा, मैं भी तकरीबन हर तरह की रोटियां बनाती हूँ घर में, लेकिन मेरी उस्ताद साहिबा हैं बेगम तस्नीम मिंटो साहिबा, उन्होंने मुझे सिखाई थी, कहती है ये दुप्पड़ रोटी तेनू बुलानी आंदी है। मैंने कौन सी रोटी? दुप्पड़। ये क्या होता है? दुप्पड़ मीन के एक वक्त में 2 रोटियां बनाना। अच्छा, तो पकेगी वो एक ही है, लेकिन जब हम उतारेंगे तो वो 2 हो जाएगी। बताएं कैसे होगा ये जादू आ जाए? तो मैं आपको बताती हूँ जी। दिस इज ऑल योर्स। हाँ जी, उसके लिए 2 पेड़े करने पड़ते हैं छोटे छोटे। चलें, एक और बेलन इजाजत है, आप जगह दे सकती हैं जरा। ये 2 मिनट आप अपना इधर इसको हैंडल करें आटे को। ये आपका वो खुशक वाला आटा कौन सा है? ये वाला है। अच्छा जी, ये देखिए, मैं पेड़ा भी जरा स्पीड से बनाती हूँ। घर में मेरी जुबान ही नहीं चलती, थोड़े हाथ भी चलते। सही बात है। ये 2 बन गई ना, छोटे छोटे हैं ये तो, बड़े टाइनी पेड़े। ये 2 बनेंगे ना, छोटे हैं। हाँ जी, सही है। अगर आप छोटे लगे हम इसको बड़े कर नहीं, ठीक है, चलेगा। अच्छा जी, इसको वही करना जो ये मेरी बहन कर रही थी। सही है। इसके हमने करना है 2 रोटियां बनानी है। ठीक है। ये 2 सही है। अच्छा, मकई की जो रोटी यहाँ पर बन रही है साथ साथ, ये भी छोटा ही इसको रखते हैं। अच्छा, इसका पेड़ा भी छोटा रखते हैं और थोड़ी मोटी। और मैंने इसको बनाया भी हाथ से, और रहती भी ये थोड़ी मोटी है, क्योंकि लोग यही पूछ रहे थे कॉलर्स भी कि टूट जाती है अक्सर। हाँ, टूट जाती है। कोशिश करें जब एक साइड पूरी इसकी कुक हो जाए, अच्छा, फिर दूसरी साइड ये करूं, ऑयल इधर करूं? नहीं, अभी नहीं करना। अभी नहीं। जब ये एक साइड कुक हो जाएगी, थोड़ा सा ऑयल दीजिए। ऑयल दीजिएगा थोड़ा सा। ऑयल ले ले भाई। जब एक साइड पूरी कुक हो जाएगी और दूसरी साइड पे कलर नजर आना शुरू हो जाएगा इसका, अच्छा, तब हम इसको दूसरी साइड पे भी कलर। सहर, आर यू रेडी? अभी आपकी बारी है इधर।
मुझे वैसे मैं ना बातें तो आपा बड़ी के- बनाती हैं आप, रोटी नहीं बनाएंगी। मैं आपा के बहू वाले क्राइटेरिया में और बहुत सारी खवातीन के क्राइटेरिया में फिट नहीं आ सकती, मुझे रोटी नहीं आती। अच्छा ट्राई जरूर करनी है। मजाक नहीं उड़ाना मैंने है। इसके अंदर ऑयल लगाया, एक सही रोटी है। छोटी बना के इसके अंदर ऑयल लगाया, ठीक है। साइड से थोड़ा सा छोड़ा है, सही है। क्योंकि ये वाली रोटी इसके साथ चिपकेगी। ओ, ये देखिए ठीक हो गया। ये चिपक गई यहाँ से, अगर वहाँ ऑयल लगाते तो वो चिपकती नहीं। ठीक है, सही है। ठीक है जी। अब इसको बेलना नहीं करना। अच्छा, इसको अब भी हाथ से अब हैंडल इसको करना हाथ से है। ये करना दूसरा वाला तवा ले सकते हैं हम हुमा? और मैं ये कहती हूँ कि जब तक ये आवाज़ ना आए तो रोटी नहीं बनती। इसका फायदा क्या होता है वैसे? फायदा ये कि बच्चे खुश होते हैं कि वो एक रोटी दियाँ 2 रोटियाँ बन गई हो, तो वो अच्छा, बच्चों के इसी लिए तरह भी जिस जरा तरह थोड़ा से सा आपने रोटी समटाइम्स बनाने के लिए, समोसा बनाने के लिए आप अगर वो भी इसी ऐसे, तरह से 3 रोटियां बेल लें और उसको दोनों साइड से सेक लें और उतार के अलहदा कर लें, फिर उसकी फिलिंग कर लें हाफ करके, तो उससे ये होता है कि समोसे का मैदा जो होता है वो नॉर्मली चिपक जाता अच्छा, है। ये गरम तो वो है? हाँ चिपकेगा जी, नहीं। तवा गरम है ना हुमा? क्योंकि हम वहाँ वो पे जो चूल्हे पे ही था वो। बारीक वाले समोसा होते हैं बनाते हैं, वो इसी तरह होता है इसी ना, तरह 3-4 रोटियां इकट्ठी बेल के उनको हम गरम करते हैं, फिर उन्हें खोलते हैं। अच्छा, तो वो समोसे खोल की के वो पट्टी भी समोसा पट्टी मतलब बनती यही है। वाला आटा हाँ, इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली, वो अच्छा, समोसा पट्टी बन जाती है। सही सही वो भी सही। इसी तरह। क्योंकि जब 2 रोटियां एक साथ बेलते हैं आप, तो वो इंडिविजुअल हो जाती रोटी को पतला करना मुश्किल है। जब आपकी 2 रोटियां एक साथ होती हैं वो टूटती नहीं है। अब आप देखिए, आलू के पराठे होते हैं या कोई पराठे गोभी के, वो डबल में बनते हैं तो कितने बारीक बारीक लच्छेदार बनते हैं। सही सही। और पेड़े भी छोटे छोटे होते हैं उसके। अच्छा, ये जो है मकई की रोटी, ये सर्दियों गर्मियों दोनों में खा सकते हैं सहर? बिल्कुल, सर्दियों और गर्मियों दोनों में खा ठीक है। सकते हैं, लेकिन रमशा इसकी कोशिश है कि हफ्ते में 1 या 2 बार ही खाएं। ठीक है। लोडेड है न्यूट्रिएंट्स और फाइबर से, लेकिन स्टार्च कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, सही है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं वली लखा से बात कर रहा हूँ, मुख्तार, कि मक्की के आटे का क्या फायदा है? बता देती हैं आपको सहर, मकई के आटे का फायदा बता दीजिए। मकई के आटे का एक बड़ा अनोखा फायदा ये है, जो आपके पास दूसरे आटे में नहीं है, कि इसमें विटामिन B6 और B5 भी होते हैं। उसमें आपके पास बाकी विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, B6 और B5 नहीं होता। B6 और B5 का क्या काम है कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने को हमने एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अब जाहिर है जो हमारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट होगा वो हमें लगेगा नहीं, हमें मोटापा नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होगा। तो बाकी सारे B कॉम्प्लेक्स विटामिन्स का भी ये फायदा है, लेकिन B6 और B5 खास तौर पे आपकी जो खाना होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आपका पेट भी भरा रहता है, वजन भी नहीं बढ़ता और आप एनर्जेटिक भी रहते हैं। सही। दूसरा, इसमें आपके पास विटामिन B12 भी होता है। आयरन के साथ साथ आपको B12 चाहिए होता है खून बनाने के लिए, और ताकि खून के सेल्स बढ़ भी सके। तो ये आपके एनीमिया का भी एक अच्छा इलाज समझ लें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये जरा यहाँ पे दोनों खवातीन को दिखाएं जो मेरे बराबर में कुक कर रही हैं, और ये हुमा जरा ये आप दिखाएं आपने इसको पलटा किस तरह है, क्योंकि ये देखें ना टूटी नहीं है। और यहाँ पर जो रजिया आपा है वो इस्तेमाल कर रही है ये कपड़ा रोटी सेकने के लिए। एक साइड से तो के दोनों के पास चिमटा नहीं है, और चिमटे के बगैर तो मैं समझती हूँ रोटी बन ही नहीं सकती। लेकिन देखें ये स्पैचुला यूज कर रही हैं, ये कपड़ा यूज कर रही हैं, और रोटी देखें कोई डिफरेंस ही नहीं है, जबरदस्त रोटी बन रही है। ये चिमटे वाला कॉन्सेप्ट तो आपने आउटडेटेड कर दिया एकदम दोनों ने मिलकर। चिमटा नहीं भी होता ना, नहीं होता, कभी समटाइम्स मिल नहीं होता रहा होता, कभी धोने वाला और जितनी ये कपड़े से बस रोटी दबाने से बननी बनती है ना, चारों तरफ बन जाती है। मुझे याद है कि जब अम्मी बेचारी ट्रेन कर रही होती है ना, किसी तरह ये लड़कियों को मेरी रोटी बनाना आए तो अम्मी कहती थी कपड़े से सेको, कोने सेको, रमशा हाँ, कौन है? सही, सही। मैं कहती थी अम्मी क्या कपड़े से कौन रोटी सेकता है यार, अब चिमटा दे मुझे। तो अब जो है ना वो एहसास हो रहा है कितनी अच्छी। अब ये देखिए जी, ये एक तरफ घी लगा हुआ है, दूसरी तरफ से ये खुश्क है। हाँ। इसको हम दोनों तरफ घी लगा के पराठा भी बना सकते हैं, और ये सिंपल रोटी भी रह और सकती ये है, अलग भी हो जाएगी। और ये देखिए अब ये 2 बन जाएंगे। वाह, और इसमें आप कुछ भी कितनी घी बारीक लगा रोटी दें, कुछ बना ये दें। घी इसको लगा हुआ है पहले से, जबरदस्त। ये ठंडे करने के लिए भी यूं करें, ये ठंडी हो जाएगी। और नाम आराम क्या से था खा इस सकते। रोटी का? दुप्पड़। दुप्पड़। एक की 2, ये देखिए। जबरदस्त हो गया। एक और ये देखिए, एक तरफ से ड्राई है, एक तरफ से पराठा है। जबरदस्त हो गया ये काम। वैसे डबल बड़ी काम। क्विक टिप है। एक रोटी बच्चों के बड़ी लिए कर अच्छी सकते होती हैं। है, उल्टे तवे की रोटी, वो बड़ी मजे की, बारीक और बड़ी। सहर को भेजें।
आप जरा जाइए, इसके बाद जो अब आप जाके ना तो मैं करती नहीं। हम लोग तो खैर उल्टे तवे पे ही बनाते हैं कराची में, यहाँ पे तो ढूंढ ढूंढ के मैं थक गई हूँ नए घर में। तो ये मेरी किसी तरह उल्टा तवा ले लूँ। और एक और बात, ये चिमटा यहाँ से गायब हो गया। बेचारे हमारे कॉलर थे ना, जितने मर्द हजरात बड़े खुश होंगे, चिमटा खत्म हो गया किचन से। बेलन तो है ना। ये मेरी जिंदगी की पहली रोटी हमारे दिन का कोई हाल नहीं। जरा काम भी किया करे, खाली बातें नहीं किया करे। जिंदगी की पहली रोटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जनाब निकाले इसको जूम करके साहब। तो मैं लाइव ये कन्फेस करती हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता कि इसके साथ करना क्या है। गंदी बच्ची। पहले इस आटे का आपने पेड़ा बनाना है। लवली। अब प्लीज ये मेरे पेरेंट्स को जरूर दिखाइएगा, वो खुश हो जाएंगे। आपको आप फिक्र ना करिए, आपको पूरा क्लिप निकाल के हम आपको सेंड करेंगे। आप इसको अपने अम्मा बाबा को दिखाइएगा कि देखिए मामा दिस इज फॉर यू फाइनली आफ्टर 32 इयर्स। सो ये काम हमने कर दिखाया है। माँ शुड बी प्राउड ऑफ यू। यस शी विल बी टुडे। मैं ठीक कर रही हूँ? ये तो यही बताएंगे। आजकल ये भी बहुत ट्रेंड है कि खवातीन 4 सालन बना लेंगी, सब कुछ बना लेंगी दावत पे, और फिर मियाँ को कहेंगी जरा रोटी ले आना। अच्छा, बाहर की रोटी में ये जो तंदूर की रोटियां मिलती हैं, ये उतनी ही फायदेमंद होती हैं जितनी हम घर पे बनाते हैं। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। घर की रोटी में जो एनर्जी और जो मजा है ताजे में, वो तनूर की रोटी डिफरेंट हो जाती है। देखो, तनूर में जब नान बनाते हैं तो उसमें यीस्ट डलता है, उसमें सोडा डालते हैं, तो उसकी सारी चीज फर्क हो जाता है। उसका सोडा अच्छा होता है लेकिन चेंज हो जाता है ना। आप कुछ न्यूट्रिएंट्स जाते हैं सोडे से। तो घर की रोटी अच्छा बना ली है भाई, इतना बुरा नहीं बनाई। इधर करें, दिखाएं मैडम को अब जो है ना पेड़ा। ये प्लीज मेरे पेरेंट्स के लिए थोड़ा जूम कर दीजिए। अच्छा, एक और चीज ये, थैंक यू। माशाल्लाह ये बड़ा करीब से दिख रहा है, ये देखिए आपको दिख रहा है। Yes. अच्छा, एक और चीज ये, इसको बेलना भी होता है। Oh yes. जी। एक और चीज होती है, रोटी मेकर बड़े अच्छे आ गए हैं। वो तो बड़ा रोटी मेकर में वैसी आटा गूंदने वाली मशीन आ गई है। जी बिल्कुल, लेकिन वैसी आटा गूंदता है। लेकिन रमशा काम तो करना है ना, किचन में तो जाके खड़ा होना है, टाइम उतना ही लगता है। आप बिलीव करें, आप किचन उसमें आटे वाली मशीन में आटा डालेंगी, पानी सब कुछ डाल के वेट करेंगी कि वो तैयार हो, उतने में आप गूंद सकती हैं। इसी तरह रोटी मेकर में ये होता है कि आपको तवा गर्म नहीं करना और आपने इलेक्ट्रिक स्विच लगा के उसे प्रेस करना है और जी रोटी आपकी भाई पेड़ा भी नहीं बनाना, आटा लेना है, यूं उस पे रखना है, नहीं पेड़ा बनाना तैयार है रोटी। तो ये कि जो रोटी आटा गूंदने वाली मशीन है, मुझे ऐसे लगता है, मेरे अपने घर में भी है, लेकिन उसको बाद में क्लीन करना एग्जैक्टली बहुत मुश्किल है। काम तो उतना ही है ना, काम तो करना ही आपको। मुझे तो ये लगता है कि इंसानी हाथों में ज्यादा मशीन है, बड़ा करें इसको, अभी मेहनत करें। जी क्या कह रही है डॉक्टर साहब? इंसानी हाथों में मशीन से ज्यादा पावर है, क्योंकि जो इंसानी हाथ काम करते मशीन कभी भी नहीं कर सकती। दिमाग भी हाँ, ऐसा ही है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से किसी के दांत निकालती होंगी, साफ कर रही होंगी, उसी तरह आज रोटी के साथ कर दी। तो आप इस्तेमाल करती है ना, जरा बेलन तो पकड़ के देखें कैसा होता है। काउंसलिंग भी करती हूँ मैं, दिमाग भी दुरुस्त करती हूँ। बहुत एहतियात से रोटी। और हम भी यहाँ पे सिर्फ बात नहीं करते, काम भी करते हैं। ये रोटी दिस इज माय फर्स्ट टाइम, सो नॉट बैड। पकानी भी है, पकानी भी है। इसको रखें, सेमी सर्कल रोटी पकेगी। सेमी सर्कल रोटी थोड़ी इसको बड़ा करें और पकाएं इसको। ये जी ये क्लिप बराह रास्त इनसे ज्यादा अच्छी तो मैं हूँ माशाल्लाह। ये देखें, थोड़ा काम सीखें, बहुत ज्यादा अच्छी। ये देखें, अब इसको करें। ओह गॉड। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं, बाजरे का आटा कैसे गूंदना है, हमारे साथ साथ बताएं। आटा और जो है वो मुझे बाउल मैं उधर चली आप जाती उधर आ जाए ना, मैं इधर इसको कोशिश तो करती हूँ, टूट गई तो फिर रमशा नहीं छोड़ेगी जब तक रोटी नहीं पकेगी। नहीं, आधा अधूरा काम तो आपको पता है ना, हमने कभी किया ही नहीं है। चलें, डालें इसको, इधर रखें, क्या कहते हैं, फ्राई सेकें इसको। माशाल्लाह फ्राई करने के लिए सभी माशाल्लाह एक से बढ़कर एक हैं। वैसे क्या बन रहा है उधर? अच्छा, मैंने इसके अंदर बाजरे का आटा लिया था, ठीक है। उसके साथ जौ का आटा था, और उसके साथ जो मैंने बताया था कि मैंने ग्रेन्स में सूखा धनिया लिया था, सौंफ ली थी, अजवाइन ली थी, अलसी ली थी, और इन सब चीज़ों को मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। ठीक है, तवे के ऊपर। वो दीजिएगा, कपड़ा दीजिएगा, कोई सी रोटी तो नहीं, हमने मुझे बता दीजिएगा आप। बिल्कुल, ये इनको दें, इनका हाथ में जल जाए। रमशा, ये अलसी और ये जो चीज़ें डाली गई हैं, इनकी इतनी अफादियत है, इतनी अच्छा है बाजरे की रोटी के साथ। जी जी, कि हम लोग जब वेट लूज कर रहे होते हैं, या हम आम दिन में डाइट एक दफ़ा ये ले लें, जैसे एक महीने में हम ये खा लें, तो हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
इसमें अलसी भी है और सर्दियों में स्पेशली ये हीट देती है हमारी बॉडी को। अच्छा तो इसके इसके तो साथ बड़ा सर्दी बुरा नहीं लगता है, लगती। बाजरा तो चिड़िया वगैरह खाती हैं, बाजरे की रोटी आज बना दी। पहले होता ही बाजरा था, गांव में लोग खाते थे बाजरे हर की रोज रोटी नाश्ते सीजन में मैंने आज तक नहीं खाई है, इसलिए मुझे टेस्ट खानी नहीं चाहिए, पता है। आपको तो जरूर खानी चाहिए, आप भी थोड़ी सी मोटी हैं। अच्छा रमशा, मैं ना ये ऐड करना चाहूंगी, वो मैं कुकिंग में इतनी बिजी हो गई कि माशाल्लाह। जो रोटी है आपके पास वो आयोडीन में रिच होती है। जो लोग हैं ना जिनको हाइपोथायराइड इशू है, जिनको यानी जिनके थायराइड हार्मोन कम बनते हैं, उनके जब हम एज ए न्यूट्रिशनिस्ट कंसल्टेशन करते हैं तो हम उनके डाइट प्लान में 1 या 2 होल व्हीट रोटी जरूर रखते हैं। अच्छा। क्योंकि उनके ग्लैंड में ऑलरेडी आयोडीन की कमी होती है तो उनको आयोडीन चाहिए होता है। एक और चीज जो रोटी है आपकी उसमें होता है जिंक और मैंगनीज। जिंक और मैंगनीज ऐसी नहीं अच्छे वाली रोटी तो जो या अल्लाह, इसमें तो सिर्फ हार्ट अटैक होता है और कुछ नहीं होता। जो जिंक और मैंगनीज है वो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। तो प्री मेच्योर डेथ जो है उसका सबसे ज्यादा डेथ अल्लाह ताला की मर्जी से ही होती है, लेकिन प्री मेच्योर डेथ आपके पास उन बीमारियों की वजह से होती है जो वक्त से पहले नहीं आनी चाहिए और आ जाती हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, आप अपनी न्यूट्रिशन ऐसी रखेंगे। देखिए और जो क्या वो रोटी जो है बिल्कुल तैयार है, सही है। बस 2 मिनट इसको सेकनी और हल्की आंच पे ये रोटियां जो ठीक है है। इनको बनाएं, क्योंकि बारीक रोटी नहीं होती, थोड़ी सी थिक होती है तो अंदर तक कुक भी हो जाए। तो ये रोटी रेडी होगी। इसके साथ चावल की रोटी ठीक है, जल्दी से बता दें। वो भी साग के साथ क्योंकि सीजन में सही है। तो जी चावल का आटा लिया मैंने, थोड़ा सा उसके अंदर नमक ऐड किया है। ठंडे पानी के साथ बनानी क्योंकि चावल जो है वो फूल जाता है और जितना आपने एक रोटी बनानी है तो एक आटे का जो है एक रोटी जितना आटा जो है ठीक है वो आप लीजिए। चावल की जो रोटी है ये आप पैनकेक की तरह बनाएंगे ना? बिल्कुल पैनकेक की तरह। अच्छा, एग्जैक्टली पैनकेक की तरह बनेगी। बड़ा साइज भी कर सकते हैं आप उसका रोटी का, लेकिन मैं इसको बारीक जो है पतला सा इसको मिक्सचर बना लेंगे और इसको जरा उस पे तवे पे डालेंगे चम्मच के साथ ही। ठीक है, रोटी जल्दी की से शेप में हम आपने इसको करना है, जैसे आप हर चीज क्विकली कर लेती हैं। ये जी रोटी वो वाली भी रेडी हो गई है हमारी। ठीक है, बाजरे की हो गई है, हो गई है रेडी। अब ये हम बनाएंगे इसको थोड़ा। अब ये देखें दुनिया में कितनी तरह के ब्रेड्स होती हैं, हर कंट्री का अपना एक स्टाइल होता है। और जब देखिए एक फूड है जिसे खुसखुस कहा जाता है, खुसखुसी ये अरबी लोग खाते हैं, वो भी आटे से ही बनाया जाता है, मैदे और आटे को सूजी के साथ कंबाइन करके। तो इसी तरह ब्रेड लोफ बनती हैं। तो रोटी हमारे खास एशिया में रोटी ही पकाई जाती है, तवे वाली रोटी, और दुनिया में कहीं इस तरह तैयार नहीं होती। जल्दी से बता दें हुमा, क्विकली बस मुझे क्विकली बनाएंगे। और ये मैंने आटा जो है चावल का उसको जो है इस तरह से बना लिया है और इसको हम जैसे हम पैनकेक फ्राई करते हैं, ठीक है। तो ये चावल के आटे की हो गई। तो आज हमने बड़ी मजेदार रोटियां देखी हैं। ये है बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, और इसमें हमारे पास ये बेसन की रोटी है, ये है सहर चावला की रोटी तो बाजरे की हो गई। तो ये बड़ी मजेदार रोटियां बनी है और चावल की भी बन गई है। तो हम यहाँ पर रोटी के सेगमेंट से और आज के शो से आपसे इजाज़त लेंगे। आप भी अच्छी अच्छी रोटियां बनाइए और परोसिए अपने घर वालों को, और आप खुद भी खाइए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।